नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं। बताएंगे आपको इसका उद्देश्य। साथ ही अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री ने प्लेनरी सेशन को संबोधित किया है, इसकी डिटेल्स भी आप तक साझा करेंगे। और इसके अलावा आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे और इसके साथ खबरें बिहार में बाढ़ के कहर से जुड़ी हुई भी होंगी। संवाददाताओं को भी जोड़ेंगे और नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री का बयान। देश में आर्थिक विकास के साथ साथ असमानताओं में भी आई कमी। आज शाम पीएम करेंगे कॉन्क्लेव को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक ट्रैक्टर की भिड़ंत, 10 मजदूरों की मौत, 3 घायलों का इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। तिरुपति लड्डू मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत की निगरानी में जांच की मांग समेत कई अन्य याचिकाएं शामिल। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन कई जगह प्रमुख नदियां खतरे के निशान से अभी भी ऊपर। वहीं पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का वितरण जारी, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन भी शुरू। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान इजराइल में बढ़ रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 5% की वृद्धि। बाइडेन के ईरान स्थित तेल ठिकानों पर इजरायली हमले की संभावना से जुड़े बयान का असर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आज से कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इस साल फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, एआई और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर शामिल है ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। Economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठे भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ा एक समझौता हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार और विविधता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार और वाणिज्यिक साझेदारी के अपार अवसरों का लाभ उठाकर नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना और मौजूदा क्षेत्रों को मजबूत करना जारी रखेंगे। First of all, let me say it on record loud and clear that India looks at the United States of America as one of the most reliable trade partners, an outstanding trade partner with whom we are increasingly expanding our relations and our trade, both in goods, services, technology, investment, in every respect. Under the Modi government had excellent relations with the Obama administration, with the Trump administration, with the Biden administration, and going forward we will continue to have excellent relations with the United States of America. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे। कल सम्मेलन में चौपाल की चर्चा सत्र के दौरान नौवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहने वाले हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद जयशंकर की पड़ोसी मुल्क की यह पहली यात्रा होगी। डॉक्टर एस जयशंकर और उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के साथ बैठक करेगा और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेगा। और अब बात कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे की तेजी से विकसित करने के लिए चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दे दी है। इस पर 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2029 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। मोदी सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। इस दिशा में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इस मेट्रो फेज में कुल 3 कॉरिडोर होंगे, जिसकी लंबाई करीब 119 किलोमीटर होगी और इस फेज के तहत 128 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 63,246 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मेट्रो फेज के जरिए उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक चेन्नई को आपस में जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार का चेन्नई मेट्रो के फेज 2 की मंजूरी के लिए आभार जताया है। फेज 2 के पूरा हो जाने पर चेन्नई में मेट्रो कुल 173 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। चेन्नई मेट्रो का फेज 2 कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। द फेज 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji at a project cost of 63,246 crore rupees. And the population of the city is likely to grow to 1.8 crore by 2048. So it's very important that we create the infrastructure which is required for the city right now. And that's why a comprehensive mobility plan was approved, was prepared. And this plan identified the new mass transit corridors which will be required in the city of Chennai. इससे चेन्नई के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने रेल कर्मियों के लिए कुल 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से 11,72,240 रेल कर्मियों को फायदा होगा। रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2,029 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बंदरगाह के कर्मचारियों के हितों के लिए भी अहम फैसला लिया है। कुल 198 करोड़ रुपए को इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन रिवार्ड के तौर पर 198 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला पोर्ट एम्प्लॉइज के लिए जो करीब 20,700 के आसपास पोर्ट एम्प्लॉइज हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज में, डॉक लेबर बोर्ड में, इन सब के बेनिफिट के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई है। सेकंड है रेलवे एम्प्लॉइज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉइज को बेनिफिट होगा। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है in recognition of all the good work that railway employees are doing. As on today, this number is 58,642 vacancies पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। और सीधा रुख करते हैं स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर ग्लोबल समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय संबोधित कर रही हैं। आइए सीधा रुख करते हैं सिरोही राजस्थान का। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट, जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, का आज इनागुरल सेशन है। इस सेशन में मंच में विराजमान राज्यपाल के
राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजजगिनी मोहिनी बहन जी और जयंती बहन जी, राजजगी ब्रिजमोहन भाई जी और मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राजजगी भाई और बहनों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल करीब 30-40 सीनियर राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राजजगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। कहा जाता है, मेरे पूर्व राजजगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप है, हम भी स्वच्छ और शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ आके हम अपने आप को दाग लगाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, देश, गर्व, अहंकार का एक टेंटेड हुए। इसीलिए उसी को स्वच्छ बनाना है। मैं जो बता रही थी आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाएगी। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही शुद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं।
जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे तो सही राय बन पाएंगे। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देख उन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हमारे पूर्वजों ने अंतःकरण की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता पर जोर दिया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा मन जैसा अन्न ऐसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही मन बनेगा, शरीर मानसिकता ऐसे ही बनेगा। देवियों और स्वजन, भारत सरकार देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छ जल केवल शरीर की स्वच्छता बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पिछले महीने ही 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इन सभी प्रयासों के उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इन प्रकल्पों को सफल बनाने में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि आध्यात्मिकता के बल पर लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करते रहेंगे। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। अन्न, जल और वायु की शुद्धता से समग्र जीवन शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। आज विश्व के अनेक हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रहा है। शांति केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जब हम शांत होते हैं तो भी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म
सबको स्वच्छ रखना होगा। ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों के योग और अध्यात्म की शिक्षा हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। ये शांति न केवल हमारे भीतर बल्कि पूरी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मुझे विश्वास है यहाँ यूनिवर्सल पीस और हार्मनी पर आयोजित सत्रों में विश्व शांति के नए रास्ते निकल कर आएंगे। ये समिट आज से 7 तारीख तक चलने वाला है। मुझे लगता है ये 4 दिनों में बहुत सारे सत्र आएंगे। ये विश्व शांति या विश्व को स्वच्छ और हेल्दी बनाने में जरूर ये लाभदायक होगा। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के विपरीत प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो इस धरती का स्वामी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। हम ट्रस्टी है, हम ओनर नहीं है। इसलिए ट्रस्टी के रूप में ये धरती, ये प्लानेट को हम लोगों को उसी दिशा में केयर लेना है, संभालना है, आगे बढ़ाना है। इसे अपने विवेक से इस ग्रह की रक्षा करनी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस समिट के एक सत्र में क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए सामूहिक उपायों पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि अभी जैसे क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश होने के बाद बाढ़, सुनामी का परिस्थिति है, कहाँ सुखाड़ है, लोग तरह तरह के परेशानियाँ झेलते हैं। इसीलिए परिवेश को सुस्त करने, जितने मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन उसी हिसाब से हम लोगों को पेड़ पौधे काट रहा है। आज मैं वहाँ एक पेड़ लगाई हूँ। भारत सरकार ने 140 करोड़ भाई बहनों से अनुरोध किए हैं, हर भाई बहन एक एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए। साल में 140 करोड़ हम पेड़ लगाएं तो मुझे लगता है 2-4 साल में पेड़ पौधों का संख्या बढ़ जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। ये जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। ये संस्थाएं गांव-गांव तक, शहर तक, शहर में इतने सारे संस्थाएं हैं। संस्थाएं के भाई बहन सभी परिवार से जुड़ते हैं। सभी परिवार को इस संदेश के साथ मुझे पता है बहनें अपने अपने संस्था के द्वारा जितने भी पेड़ लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन सभी परिवार, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम या अपने जन्मदिन पर हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। जो भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये संस्था 110 वर्षों की हो जाएगी। हमने आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जो हर क्षेत्र में दुनिया को दिशा दिखा सके। भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन करता रहा है। मेरा कामना है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं भारत की इस पहचान को और मजबूत बनानेगी। देवियों स्वजन, भौतिकता हमें क्षण भर की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि देती है। ये भली भांति ये संस्थाएं के भाई बहन जानते हैं, जिसे हम असली सुख समझकर उसके मोह में पड़ जाते हैं।
यही मोह हमारी असंतुष्टि और दुख का कारण बन जाता है। दूसरी ओर आध्यात्म में हमें अपने आप को जानने का, अपने अंतर्मुख को पहचानने का अवसर देता है। आध्यात्म से जुड़ाव हमें समाज और विश्व को देखने का एक अलग सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण हम में सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करता है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग भी है। जब हम अपने भीतर की स्वच्छता को पहचान पाने में सक्षम होंगे, तभी हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए ये भाई बहन खुद के साथ साथ पूरा विश्व को शांतिपूर्ण, सुखदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके प्रयासों से, आपके समिट से, आपके 1937 से अभी तक के यात्रा से मुझे लगता है विश्व का परिवर्तन जरूर संभव होगा। कहा जाता है आप प्रयास करने से सब कुछ मिल जाएगा। मुझे विश्वास है इस समिट में भाग लेने आए देश विदेश के प्रतिभागी जब यहाँ से जाएंगे तो ये ना केवल अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। आप सक्षम हो, मजबूत हो, मुझे पता है आप चट्टान के तरह हो, लेकिन दूसरों को भी मजबूत बनाने में आपका आध्यात्मिक शक्ति जरूर विश्व को बदलाने में सक्षम होगा। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये समिट विश्व को जरूर एक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं और वो स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर ग्लोबल समिट को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि विचारों में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप धार्मिक हो, इसमें आपको अपनी शक्ति पहचाननी होगी और इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आत्मा शुद्ध होगी तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और सीधा रुख कर लेते हैं RPF के रेसिंग डे पर नासिक में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शिरकत कर रहे हैं। अब हमारा आग्रह है श्री मनोज यादव महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल महोदय से कि वे अपना स्वागत पूर्ण प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी
व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक श्री धर्मवीर मीना व आईजी श्री सुरेंद्र चौधरी जी, इरीन के डीजी श्री रविलेश कुमार, यहाँ पर उपस्थित नासिक जिले के विभिन्न विधायकगण व पूर्व विधायक व अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित महाराष्ट्र पुलिस, रेलवे पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, पदक विजेता एवं उनके परिवारगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, बल के अधिकारी सदस्य, देवियों, सज्जनों और साथियों, क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर नासिक के प्रांगण में आयोजित रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस में परम आदरणीय रेल मंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों का इस भव्य परेड में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आपकी गरिमामय उपस्थिति से समस्त रेलवे सुरक्षा बल परिवार गौरवान्वित व आनंदित महसूस कर रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव एक बेहद परिश्रमी, कुशल, कर्मठ और निष्ठावान व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। आप एक मेधावी छात्र, कुशल प्रशासक, सफल उद्यमी, एक कुशल टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं और वर्ष 2019 में आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। तो आप देख रहे थे नासिक महाराष्ट्र से सीधा प्रसारण, जहां रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के रेजिंग डे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शिरकत कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सीबीआई पटना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए की पटना शाखा के डिप्टी एसपी अजय प्रताप सिंह और उनके 2 एजेंटों को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और तलाशी भी ली है। सीबीआई ने इन अधिकारियों को ट्रैप बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो अवैध रूप से रिश्वत ले रहे थे। एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया है और यह आरोप भी लगाया कि एनआईए घटना के डीएसपी उसके परिवार को आपराधिक मामले में फंसाने और उसके परिवार को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के हथियार रखने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। मिर्जापुर जिले के कछमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार 10 लोगों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर पर कुल 13 लोग सवार थे। छत की ढलाई कर वापस अपने घर मिर्जा मुराद वाराणसी जा रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तिरुपति प्रसाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इससे जुड़ी तमाम खबरें होंगी। एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाओं में अदालत की निगरानी में जांच की मांग समेत कई अन्य बातें भी शामिल हैं। इससे पहले कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वे इस मामले में गुरुवार दोपहर को होने वाली सुनवाई शुक्रवार सुबह के लिए सुनिश्चित की जाए, जिसे जस्टिस गवई की बेंच ने स्वीकार कर लिया और आज सुबह सबसे पहले सुनवाई करने के लिए कहा। 30 सितंबर को अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह निर्णय लेने में मदद करने के लिए कहा था कि तिरुपति लड्डू मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित SIT से करवाई जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अदालत ने साथ ही ये कहा था कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अस्वीकृत किए गए घी का परीक्षण किया गया है।
स्वतंत्रता सेनानी और वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुनवाई आज होनी है। पुणे की अदालत को सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां राहुल गांधी के वकील उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। आज राहुल गांधी कोल्हापुर जिले में एक विशेष कार्यक्रम के लिए भी आ रहे हैं। ले रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और खबर बिहार से है। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर अपनी उग्रता से कोसी क्षेत्र के लोगों के बीच दहशत फैला दी है। करीब 56 सालों के बाद नदी ने अति रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालांकि अब कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से DD न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। कोसी का रौद्र रूप अब शांत हो रहा है। 28 सितंबर को कोसी में आई बाढ़ के कारण सुपौल के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कोसी में आई प्रलयकारी बाढ़ ने जिले के 5 प्रखंडों की 10 पंचायतों को पूर्ण और 21 पंचायतों को प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण 1,30,235 लोग बेघर हो गए, जो आज भी अपना घर द्वार छोड़कर तटबंध पर या फिर अपने संबंधी के यहाँ शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और लोग अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं। कोसी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को रात में बेघर होना पड़ा। खेतों में लहलहाती फसलें नष्ट हो गईं, मवेशी बेहाल हैं और लोगों के पास आज ना तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही पीने का साफ पानी उपलब्ध है। हालांकि इलाके में जिला प्रशासन और राज्य सरकार बड़े स्तर पर राहत का कार्य कर रही है। सभी लोगों ने मिल करके, जितने भी तटबंध के अंदर में जनप्रतिनिधि से लेकर के और पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबों के माध्यम से सूचना दे करके लोगों को सतर्क करने का मौका हम लोगों के पास में उपलब्ध हो गया, जिसके कारण सभी लोग सतर्क थे। 6.5 लाख 7 लाख के डिस्चार्ज को झेलने के लिए सतर्क थे। इसीलिए जो है सो कम कैजुअलिटी हो सका और बचाव हो सकी। जिला प्रशासन तटबंध के अंदर बसे लोगों के बीच सूखा राशन, पॉलिथीन शीट, पशु चारा का वितरण नियमित रूप से कर रहा है। DM कौशल कुमार ने कहा कि घर व फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित लोगों को जल्द ही राशि भेज दी जाएगी। प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री आपदा कोष से भी जल्द पैसा दिया जाना है। बिहार कोसी बराज से अप्रत्याशित डिस्चार्ज हुआ था, उसमें काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और हमारे डेटा के अनुसार करीब 31 पंचायत प्रभावित हुए हैं जो तटबंध के अंदर बसते हैं। इसमें 10 पूर्ण रूप से और 21 आंशिक रूप से प्रभावित हुए। कुल करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन आबादी प्रभावित हुई है तो आबादी प्रभावित जो हुई है वो तटबंध पर शरण लिए हैं। हम लोगों ने करीब 50,000 लोगों को निष्क्रमित भी किया है। NDRF की टीम एक चल रही है, 2 SDRF की टीम चल रही है। बाढ़ के बाद जब लोग अपने घर लौट रहे हैं तो एक नई जंग सा माहौल है। कई घर टूट गए हैं, जो बचे हैं उनमें बाढ़ के बाद गाद भर गई है। कई जगह सड़क ही टूट गई है। ऐसे में उन्हें आवागमन के लिए भी सोचना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। अब लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और उनके टूटे हुए घर उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में लोग राहत की मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो रोड है वो काट कर नदी का पानी जो बह कर के खेतों में आया है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से लोग आ करके वहाँ इंतज़ार करते हैं नाव से इस पार से उस पार जाने के लिए। यही स्थिति कमोबेश हर गांव की है। ऐसे में जो लोगों की उम्मीद है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा है। DD न्यूज़ के लिए सुपौल से कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। कैसे अलग अलग मंदिरों में मां भगवती के
पूजा हो रही है और साथ ही साथ आराधना हो रही है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप आगे बढ़ते हैं। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मान्यता है कि मां के स्वरूप की आराधना से मनुष्य के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। माता ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। मां दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं में कमंडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नवरात्रि के दूसरे दिन समस्त देशवासियों की ओर से मां ब्रह्मचारिणी को मेरा विशेष नमन। माता से विनती है कि अपने भक्तों को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइल के हमले की संभावना पर चर्चा कर रहा था। बाद में कच्चे तेल की कीमत में उछाल के मुद्दे पर पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वो इजराइल से कह रहे हैं कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला ना करे। इस पर बाइडेन ने कहा कि इस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और डीडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगला आप स्पेशल कार्यक्रम देखेंगे, गांधी की विरासत और नए भारत का निर्माण। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।